स्टूडेंट्स, अपने आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमने अपनी बात स्टार्ट की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन पिलर्स, मेन टूल्स, मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के ही हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में बात की हमने हमने बात की कि क्लास क्या होती है, क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास किस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में हेल्प करती है, क्लास की डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे इनिशियलाइज होते हैं, कैसे उन्हें हम डिफ़ाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से हम कैसे क्लास की बाउंड्री से बाहर क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करते हैं। और फिर हमने डिफरेंट चीज़ें क्लास ऑब्जेक्ट्स को फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के तौर पर देखा, डाटा टाइप्स के तौर पर देखा, कंस्ट्रक्टर्स और कंस्ट्रक्टर्स से डिफरेंट टाइप कंस्ट्रक्टर के साथ हमने डिस्ट्रक्टर को देखा, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर्स देखे। फिर हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन आर्गुमेंट के तौर पर कैसे पास किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन से रिटर्न कैसे किया जा सकता है। उसके हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखी, जिसमें से कार्ड एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लोर करने को बोला था कि वो आप देखेंगे। उसमें सारे के सारे हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसके अंदर हमें मिलेंगे। बहरहाल इतनी तो हमें समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो हमने तो हमने जो है ना प्रोग्राम बनाना एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रियल वर्ल्ड से आइडिया लेना है। हमने रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स की बेस पे, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की बेस पे हमने क्लासेस बनानी है। ऐसी क्लासेस बनानी है जो एक ही तरह के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सके, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के पास डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस होंगे तो सेम, लेकिन सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ होंगी। जो वैल्यू हम उसमें रखवाएंगे ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर में वही होगी, लेकिन जनरली सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक जैसे होंगे अगर वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे अगर हम स्टूडेंट की या BSIT थर्ड की एक क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर जितने भी उसके ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होंगे, सबका आईडी होगा, सबका नेम होगा, सबका CGP होगा, सबका कोई फ़ी स्टेटस होगा, सबके सब्जेक्ट्स होंगे, सबकी जो है वो टीचर्स होंगे एंड ऑल, यानी सबके करेक्टरिस्टिक्स और सबकी फंक्शनैलिटी सब पढ़ते हैं, सब पेपर देंगे एंड ऑल। जो है ये सारे के सारे उनके सेम कॉमन फीचर्स होंगे, लेकिन वैल्यूज़ सबकी डिफरेंट होंगी। यानी अगर दो स्टूडेंट्स की भी हम बात करें तो उनका आईडी डिफरेंट होगा, नेम डिफरेंट होगा, CGPA डिफरेंट होगा। यानी कि टैम्पलेट, एक ही टैम्पलेट में से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं। कुछ और टॉपिक्स इसमें जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस से रिलेटेड, वो है स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड मेमोरी, स्टैटिक क्लास, डाटा एंड कांस्टेंट क्लासेस एंड इन कुछ और चीज़ों को जो है ना हम आज के अपने लेक्चर के अंदर देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड क्लास के दरमियान मैं पहले भी आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। दोनों की कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाटा मेंबर्स होते हैं, जबकि क्लास के अंदर डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस दोनों ही मौजूद होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड क्लास दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर से क्रिएट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डाटा मेंबर रखते हैं, जबकि क्लास से क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स डाटा मेंबर के साथ मेंबर फंक्शंस भी रखते हैं, यानी ना सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बल्कि बिहेवियर्स भी रखते हैं। यहाँ पर वो हमें एक एग्जांपल दे रहा है फू क्लास की, जिसके अंदर आपके पास एक डाटा मेंबर और एक फंक्शन है। ठीक है, बिकॉज प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट एक डाटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद वो एक स्ट्रक्ट बना रहा है फू का, जिसके अंदर एक मेंबर फंक्शन और एक डाटा मेंबर है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें ये पता चला कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर भी मेंबर फंक्शन आ सकता है, लेकिन क्या डिफरेंट है, ज़रा इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमें पता चलेगा। वो हमें बता रहा है कि एग्जाम्पल्स फॉर इन दिस बुक हैव portrayed structures as a way to group data and classes as a way टू ग्रुप बोथ डाटा एंड फंक्शंस। ठीक है, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई है कि स्ट्रक्चर का काम है सिर्फ और सिर्फ डाटा को एक जगह करना, यानी डाटा मेंबर्स की कलेक्शन है स्ट्रक्चर, जबकि क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस दोनों हैं। इनफैक्ट यू कैन यूज स्ट्रक्चर इन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम वे दैट यू यूज द क्लासेस, बट वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि ये डिफरेंस काफ़ी नहीं था। अभी तक हमें इतना ही डिफरेंस पता था कि क्लास के अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों होते हैं, यानी वेरिएबल और फंक्शन दोनों होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आज हमें ये पता चल रहा है कि दोनों बिल्कुल एक ही तरह से ट्रीट किए जा सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? द ओनली formal difference between class and struct is that in a class the members are private by default,
while in a structure they are public by default। ठीक है जी। मेन डिफरेंस फिर ये हुआ, यानी स्ट्रक्चर भी क्लास की तरह एक्ट करते हुए डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस कंटेन कर सकता है, और स्ट्रक्चर की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, क्लासेस से भी हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क दोनों में ये है कि क्लास के डाटा मेंबर्स जो है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचुरली प्राइवेट होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर की डाटा मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। यानी क्लास के अंदर अगर हम डाटा मेंबर्स के साथ एक स्पेसिफायर ना भी लिखें तो वो क्लास के डाटा मेंबर्स प्राइवेट हैं, और हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स के साथ पब्लिक ना भी लिखें तब भी उसके डाटा मेंबर पब्लिक ही हैं। जैसे कि ये क्लास वो आपने बनाई, प्राइवेट लिख के इंट डाटा वन वाइड पब्लिक लिख के वाइड फंक्शन लिखा, यानी प्राइवेट डाटा मेंबर और पब्लिक मेंबर फंक्शन लिखा। लेकिन इसी क्लास को हम बिल्कुल इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम प्राइवेट का कीवर्ड हटा सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर में से। क्यों? क्योंकि हमने कहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लास का जो है वो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के डाटा मेंबर्स को प्राइवेट ही कंसीडर करता है। ठीक है। यानी अगर हम प्राइवेट लिखें या ना लिखें, क्लास के डाटा मेंबर्स प्राइवेट ही रहेंगे और आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकेंगे। जबकि स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो if you want to use a structure to accomplish the same thing as in the class, you can dispense the keyword public provided you put the public members before the private ones। ठीक है जी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले पब्लिक मेंबर्स लिखने पड़ेंगे और फिर प्राइवेट मेंबर्स लिखना पड़ेंगे। यानी आप यही चाहते हैं कि एक स्ट्रक्ट बने जिसके अंदर डाटा वन प्राइवेट हो और फंक्शन जो है वो FUNC फंक्शन जो है वो पब्लिक हो। तो फिर आप जो चीज़ पहले लिख देंगे स्ट्रक्चर के अंदर वो पब्लिक बन जाएगी, और बाद में जो लिखेंगे उसे आपको प्राइवेट के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये जस्ट आपको एक तरीका बताया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होता ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर और क्लास के अंदर हम पहले डाटा मेंबर्स लिखते हैं। पहले डाटा मेंबर्स लिखते हैं तो क्लास के अंदर जो कुछ पहले लिखा जाता है वो प्राइवेट होता है बगैर एक्सेस स्पेसिफायर के, और स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ बगैर एक्सेस स्पेसिफायर के पहले लिखा जाता है वो पब्लिक होता है। लेकिन अगर हम ऐसा ही जो है स्ट्रक्चर चाहते थे जैसी क्लास है, यानी जिसके अंदर डाटा मेंबर प्राइवेट हो और फंक्शन पब्लिक हो, तो फिर हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हुए पब्लिक वाले मेंबर्स को, यानी पब्लिक मेंबर फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर देंगे, और डाटा मेंबर जो प्राइवेट है उसे एक स्पेसिफायर के साथ डिफाइन करेंगे। ठीक है। याद रखना है आपने, class and structure both can be used in the same way, exactly same way, both can have data member and member functions। बट जनरली ये भी बात याद रखनी है, ज़्यादातर हम यही करते हैं, हम क्लास को यूज़ करते हैं डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन दोनों को कलेक्ट करने के लिए, जबकि स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं सिर्फ डाटा मेंबर को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि क्लास और स्ट्रक्चर दोनों बिल्कुल एक जैसे तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है। डिफरेंस ये है बस इनके दोनों फिर मैं फिर एक जो लाइट डिफरेंस, एक सिंगल डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि क्लास के डाटा मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हैं, यानी क्लास के अंदर हम बगैर एक्सेस स्पेसिफायर के स्टार्ट पे जो भी लिखेंगे वो प्राइवेट होगा, जबकि स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, यानी स्ट्रक्चर के अंदर हम बगैर एक्सेस स्पेसिफायर के जो भी लिखेंगे वो आपके पास पब्लिक होगा। ठीक है। बाकी दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ हो सकता है। चलें जी, अब आते हैं क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड मेमोरी पे। जब आप क्लास बनाते हैं उसे कितनी मेमोरी मिलती है, जब क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है उसको कितनी मेमोरी मिलती है। ठीक है जी, हम ये देखने वाले हैं। और अगर क्लास के हम 10 ऑब्जेक्ट्स, 3 4 2 1 2 3 4 5 6 या 8 9 10 जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उन्हें कितनी कितनी मेमोरी मिलती है, ज़रा हम इस पे बात करते हैं। बेसिकली जब आप क्लास बनाते हैं ना, तो क्लास को एक्चुअली कोई भी मेमोरी नहीं मिलती। क्लास को तब तक मेमोरी नहीं मिलती जब तक हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना लेते। तो असल में मेमोरी किसको मिलती है? ऑब्जेक्ट को मिलती है। अब हम क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उतनी ही मेमोरी हमें मिलती है। वी हैव प्रॉब्ली गिवन यू द इम्प्रेशन दैट ईच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम क्लास कंटेन सेपरेट कॉपीज ऑफ क्लास डाटा एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है जी, हमने यही कंसीडर किया ना, हमें यही नज़र आया अभी तक कि अगर आप एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट का अपना डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होंगे। जैसे कि हमने पीछे देखा अभी, जब हम डिस्टेंस 1 2 3 को डिस्टेंस 1 और 2 को ऐड करके डिस्टेंस 3 में रखवा रहे थे, तो हमने ये देखा था ना, डिस्टेंस 1 की अपनी मेमोरी की जगह अपनी कॉपी है, अपना उसका फीट एंड इंचेस है, डिस्टेंस 2 के अपने फीट एंड इंचेस हैं, और फिर डिस्टेंस 3 के अंदर उन दोनों के ऐड होके जाते हैं तो डिस्टेंस 3 के अपने फीट एंड इंचेस हैं। यानी हमें ये समझ आया अभी तक कि हर ऑब्जेक्ट की अपने डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन की जगह होती है। ठीक है। अच्छा, क्या असल में ऐसा ही होता है?
उसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज़ गुड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कि हम ये सोचें कि क्लास के हर ऑब्जेक्ट को सेपरेट मेमोरी मिलती है, यानी separate copies of class data and member function बनता है. Since it emphasizes that objects are complete, self-contained entities designed using the class definition, the mental image here is of cars, objects rolling off an assembly line, each one made according to a blueprint. The class definition, actually things are not quite so simple. वैसे तो हमें यही लगता है देखने में कि एक क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्लास के अंदर जो भी डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस हैं वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को भी वही सारे डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस मिल जाएंगे, और जितनी भी मेमोरी उन डाटा मेंबर उन वेरिएबल्स के लिए और उन फंक्शंस के लिए चाहिए वो सारी उस क्लास उस जो ऑब्जेक्ट को जो है ना वो मिल जाएगी। ठीक है। क्योंकि हमने कहा ना कि उसको क्लास का सेपरेट डाटा और मेंबर फंक्शन हर एक ऑब्जेक्ट को मिलता है, तो हम यही कंसीडर करते हैं कि जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है तो वो क्लास के ब्लूप्रिंट से बनता है, तो क्लास के अंदर जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ उसके अंदर आ जाता है। यानी अगर क्लास के अंदर हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, 2 इंटीजर टाइप के, एक फ्लोट टाइप का, तो इंटीजर के लिए जितने जितने बाइट्स चाहिए 4 4 बाइट्स, फ्लोट के लिए भी अगर 4 बाइट्स चाहिए, तो टोटल 12 बाइट्स जो हैं ऑब्जेक्ट वन को मिलेंगी। ऑब्जेक्ट टू अगर क्रिएट होता है उसको भी 12 बाइट, ऑब्जेक्ट 3 4 5 6 जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिल बनते हैं उन सबको 12 12 बाइट मिलेंगे। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा होता है? नो, it's true that each object has its own separate data items. On the other hand, contrary to what you may have been led to believe, all the objects in a given class यूज़ द सेम मेंबर फंक्शंस। ठीक है जी, ये बात ठीक है। मैंने अभी भी जो आपको पहले भी बताई कि अगर एक क्लास के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इंटीजर एक फ्लोट, अगर हम कहते हैं टोटल उनको 12 बाइट चाहिए, तो हर ऑब्जेक्ट को 12 12 बाइट तो मिलेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट फंक्शंस? जब फंक्शंस क्रिएट होते हैं तो मेंबर फंक्शंस के अंदर भी तो वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, वहाँ पर भी 2 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, उन लाइंस ऑफ कोड को भी तो मेमोरी चाहिए होती है। तो क्या हर ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शंस भी अपने अपने होते हैं? नहीं, हर ऑब्जेक्ट का डाटा तो अपना होता है लेकिन वो मेंबर फंक्शन सेम यूज़ करते हैं। जैसे कि इसको हम बिल्कुल ऐसे एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। एक क्लास है BSIT थर्ड, क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 के 100 स्टूडेंट्स को हम आईडी भी असाइन करेंगे, उनका नेम भी होगा, उनका रोल नंबर भी होगा, उनके सब्जेक्ट्स भी होंगे, हर एक स्टूडेंट का कोई फ़ी भी होगी, हर एक स्टूडेंट की कुछ और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी, जो उससे उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक स्टूडेंट के क्लास से रिलेटेड जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबके अपने अपने होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही रोल नंबर 2 स्टूडेंट्स को दे दें, या एक ही नाम 2 स्टूडेंट्स को दे दें, या एक ही रिजल्ट 2 स्टूडेंट्स का हो जाए। ठीक है, सबके अपने अपने होंगे। लेकिन जब कोई एक फंक्शन कंडक्ट होगा, कोई एक फंक्शनैलिटी क्लास से रिलेटेड परफॉर्म होगी, जैसे कि हम कहते हैं एग्ज़ाम्स का कंडक्ट होना या टेस्ट का कंडक्ट होना, तो टेस्ट कंडक्ट होने में ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल टेस्ट होगा, या हर एक स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल अलहदा से टाइम होगा, अलहदा से जगह होगी, अलहदा से टेस्ट होगा, और 100 के 100 स्टूडेंट्स के लिए अलहदा अलहदा टेस्ट लिया जाएगा, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट तरीके से। बल्कि सबको एक ही फंक्शन सबके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। यानी अगर एक एग्ज़ाम का डे है, टेस्ट का डे है, टाइम है, टॉपिक है, डिसाइडेड है, तो वो उसी को सबको फॉलो करना पड़ेगा। यानी मेंबर फंक्शन जो है उनके, कह लीजिए उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो कॉमन होगी। इसी तरह अगर फ़ी सबमिट हो रही होगी तो सब स्टूडेंट्स की एक दिन, एक ही जगह, एक ही टाइम पे, एक ही जितनी फ़ीस सबमिट होगी। ठीक है, यानी अगेन वो एक कॉमन एक्टिविटी का पार्ट होंगे, लेकिन होगी सबकी अपनी अपनी, यानी सबका चालान फॉर्म एक नहीं बनेगा, सबके अपने अपने चालान फॉर्म बनेंगे, सबका अपना फ़ी का स्टेटस होगा, सबमिटेड और नॉट, फ़ाइन है या नहीं है, कितना फ़ाइन है, वो सबका अपना अपना होगा। यानी करेक्टरिस्टिक्स डाटा मेंबर सबके अपने अपने होंगे, जबकि मेंबर फंक्शंस सबके डिफरेंट होंगे। ठीक है, दिस मेक सेंस, देयर इज़ रियली नो पॉइंट इन डुप्लीकेटिंग द member functions in class every time you create another object of the class, since the functions for each object are identical. The data items however will hold different values. ठीक है जी, यानी कुछ इस तरह से कि अगर हमने एक क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो सबके और उस क्लास के अंदर 2 डाटा मेंबर्स हैं, तो हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने डाटा मेंबर्स होंगे, लेकिन मेंबर फंक्शंस
तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स कॉमन ही शेयर करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ, क्लासेस की अगर हम मेमोरी की बात करें तो जब तक आप क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर आपने 10 डाटा मेंबर्स भी बनाए हैं, 20 मेंबर फंक्शन भी बनाए हैं, क्लास को कोई भी मेमोरी रैम में नहीं मिलती। क्लास को मेमोरी मिलने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि क्लास खुद तो क्या है, एक सांचा, एक मोल्ड है, एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह हमारे घर एक केक का सांचा या एक बर्फ़ का सांचा है, तो वो कुछ नहीं, असल चीज़ तो वो है जो उसके अंदर से निकलेगी। तो जब तक क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते तब तक मेमोरी एलोकेट ही नहीं होती, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स बनते जाते हैं, हर ऑब्जेक्ट को अपने डाटा मेंबर्स के लिए सेपरेट मेमोरी, जबकि मेंबर फंक्शन सब के सब कॉमन ही यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि हमारे पास जब हम स्ट्रक्चर्ड पैराडाइम से, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड की तरफ आए, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी? एक तो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग नहीं थी, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अब हमारे पास है। दूसरी चीज़ यही थी कि डाटा की एक्सेस समझ नहीं थी आ रही। लोकल एक्सेस रखें, ग्लोबल एक्सेस रखें, किस को डाटा के ऊपर कितनी एक्सेस हो और कैसे हो, वो डिफ़ाइन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे एक्सेस क्लियर है कि हर ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना डाटा है, अपने डाटा के अंदर ऑब्जेक्ट जैसे मर्जी चेंजेस चाहे कर ले, लेकिन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डाटा को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब वो चेंजेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस यूज़ करके अपने अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के, एक दूसरे के डाटा को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते। ठीक है जी, ये है हमारे पास कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस और मेमोरी का यूज़ आपस में किस तरह से, ये हमने देखा। अच्छा, अब स्टैटिक क्लास डाटा क्या होता है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा डाटा जो कि फ़िक्स है, नॉट चेंजेबल, ठीक है? अच्छा, हम अगर क्लास के अंदर कुछ डाटा मेंबर्स को, क्लास के डाटा मेंबर्स को स्टैटिक डिफ़ाइन कर दें। स्टैटिक डिफ़ाइन करते हैं, इट मीन्स ऐसी चीज़ जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। अब अगर चेंज नहीं किया जा सकता, तो अभी भी मैंने आपको बताया कि हर ऑब्जेक्ट के पास जब अपना डाटा होता है, तो हर ऑब्जेक्ट अपने अपने डाटा के अंदर अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकता है। तो अगर हम किसी क्लास के डाटा मेंबर्स को स्टैटिक डिफ़ाइन करें, तो फिर क्या ऑब्जेक्ट्स उन्हें चेंज कर सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, ज़रा हम देखते हैं। हम एक पढ़ने से पहले हम प्रोग्राम की तरफ ही आते हैं। स्टार्ट डाटा डॉट सीपीपी, यानी स्टैटिक क्लास डाटा को हम चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं। क्लास फू बनाई हमने, इसके अंदर प्राइवेट पोर्शन के अंदर ज़ाहिर सी बात है जो उसके डाटा मेंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट भी प्राइवेट ही होते हैं। हमने स्टैटिक काउंट, यानी एक इंटीजर काउंट का डाटा मेंबर हमने लिया और उसको हमने स्टैटिक रखा। स्टैटिक रखा, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। स्टैटिक मींस फिक्स। अब हम एक क्लास, फू क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर हम काउंट में कर देते हैं जी इंक्रीमेंट। यानी जब भी फू क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो काउंट की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर हम गेट काउंट का फंक्शन लगा के काउंट की वैल्यू को रिटर्न करवा लेते हैं। फिर ठीक है जी, फिर हम आए, हमने क्या किया, अ, हमने इंट क्लास कि बाहर आके डेफिनेशन ऑफ काउंट, हमने क्लास के बाहर आके, क्लास की बाउंड्री के बाहर आके हमने काउंट को जो है ना वो ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है, क्लास के बाहर आके हमने काउंट वेरिएबल को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दिया। बिल्कुल जिस तरह से हम क्लास के मेंबर फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास यूज़ कर सकते हैं, उस तरह हम डाटा मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, बट विद द रेफरेंस ऑफ दैट क्लास। जैसे कि रेफरेंस हमने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया है इसको, यहाँ पे हमने रेफरेंस इसको दिया है फू क्लास का नाम था, तो हमने फू ही रेफरेंस दिया है। तो इट मीन्स हम आउटसाइड द क्लास जिस तरह डाटा मेंबर को, मेंबर फंक्शन को कर सकते हैं क्लास से बाहर डिक्लेयर, उसी तरह से हम मेंबर फंक्शन को कर सकते हैं, उसी तरह हम डाटा मेंबर को भी कर सकते हैं। उसी तरह हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम लिख के उसके रेफरेंसेस को रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के हम क्या करेंगे, हम जैसे ही वेरिएबल या फंक्शन लिखेंगे, क्लास का डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन लिखेंगे, फिर हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। बहरहाल हमने क्लास से बाहर आके काउंट को कर दिया ज़ीरो, सेट कर दिया। क्लास के अंदर हमने उसे स्टैटिक डिफाइन कर दिया था। ठीक है, स्टैटिक डिफाइन करके तो हमने उसको एक दफ़ा ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हम फू क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, F1 F2 एंड F3। ठीक है, हमें पता है जब क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो हर एक का अपना-अपना डाटा की जो है वो कॉपी बनती है। यानी F1 के पास अपना अकाउंट होगा, F2 के पास अपना अकाउंट होगा, F3 के पास अपना अकाउंट होगा। लेकिन क्या वो इस काउंट के अंदर चेंज कर सकते हैं? नो, दे कांट मेक एनी चेंज इन दिस काउंट। रीज़न इज़ दैट
कि जब आप हम एक ऐसी क्लास की बात कर रहे हैं जिसके डाटा मेंबर्स जो हैं वो स्टैटिक हैं। स्टैटिक मींस नॉट चेंजेबल, ठीक है। ओनली वन डाटा आइटम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही डाटा को यूज़ करना है। अब वो डाटा क्या होगा, इनिशियली काउंट ज़ीरो है, ठीक है। ये देखें जी, इनिशियली आपके पास काउंट ज़ीरो है और जैसे ही आपके पास इनिशियली काउंट ज़ीरो है और जैसे ही आपकी क्लास ये मेन प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम रन होगा और फू क्लास का F1 F2 एंड F3 जो है वो डिक्लेयर होंगे, तो साथ ही आपके पास कॉल होगा ये फू का कंस्ट्रक्टर जो कि फू क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। और फू का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, काउंट की जो भी वैल्यू है उसमें एक का इंक्रीमेंट करेगा। यानी काउंट की स्टार्ट पे वैल्यू क्या है, काउंट की स्टार्ट पे वैल्यू है ज़ीरो। अच्छा, पहले ज़रा इसकी आउटपुट देख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ। F1 डॉट गेट काउंट, F2 डॉट गेट काउंट एंड F3 डॉट गेट काउंट, तीनों को हमने जब कॉल किया तो तीनों के साथ आपके पास आंसर क्या आया, तीनों के साथ आपके पास आंसर आया काउंट इज़ थ्री, काउंट इज़ थ्री, काउंट इज़ थ्री। क्यों तीनों के आंसर थ्री आया, डिफरेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि देखें जी, जैसे ही आपने काउंट को किया ज़ीरो आपने सेट किया हुआ था, जैसे ही F1 क्रिएट होगा तो काउंट के अंदर जो है ना एक का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्लास का। एक का इंक्रीमेंट हुआ यानी ज़ीरो से काउंट हो गया वन। उसके बाद F2 क्रिएट हुआ तो F2 क्रिएट होने पर काउंट वन से हो गया टू। F3 क्रिएट हुआ तो अगेन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और आपके पास काउंट टू से हो गया थ्री, ठीक है। काउंट थ्री हो गया, लेकिन F1 के टाइम पे काउंट वन हुआ था, F2 के टाइम पे टू हुआ था और F3 के टाइम पे थ्री हुआ था। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि अब तीनों के पास अलग-अलग कॉपी काउंट की नहीं थी, तीनों के पास एक ही काउंट की कॉपी थी क्योंकि वो स्टैटिक थी, ठीक है। तो आपके पास अगर वो स्टैटिक था और तीनों के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कॉपी थी, एक ही कॉपी, एक ही काउंट को वो शेयर कर रहे थे, तो F1 के क्रिएट होने पे जो चेंज आया वो भी तीनों के अंदर जाएगा। F2 के क्रिएट होने पे, F3 के क्रिएट होने पे काउंट के अंदर जैसे-जैसे प्रोग्राम के अंदर चेंज आता जाएगा, वैसे-वैसे आपके पास डाटा भी इसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होता जाएगा। देखें जी, ये आपके पास है कि किस तरह से आपका स्टैटिक वर्सेस ऑटोमेटिक डाटा मेंबर वेरिएबल्स के अंदर चेंज आता है। देखें, अगर आप ऑटोमेटिक डाटा मेंबर्स देखें तो हर एक के अपने-अपने होंगे, लेकिन जो स्टैटिक डाटा है वो सारे के सारे शेयर करेंगे। अगर एक चेंज करेगा तो वो बाकी सब के अंदर भी चेंजेस जो हैं वो कॉपी हो जाएँगे, ठीक है। इसीलिए आपके पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए काउंट की जो आपके पास वैल्यू है वो सेम आई है। रीज़न इज़ दैट कि हम एक ऐसे डाटा मेंबर की बात कर रहे हैं जो स्टैटिक है, जो सबके लिए कॉमन है। इसलिए अगर एक उसमें चेंज करेगा तो बाकी सारे भी वो चेंज्ड वैल्यू सब में भी कॉपी हो जाएगी। लेकिन वैसे हमें पता है कि अगर स्टैटिक डाटा मेंबर्स ना हो तो फिर हर एक क्लास के, यानी ऑटोमेटिक डाटा हो, स्टैटिक ना हो, तो हर ऑब्जेक्ट के अपने-अपने डाटा मेंबर्स होंगे जिसे वो अपनी मर्ज़ी से मॉडिफ़ाई कर सकेगा। लेकिन स्टैटिक के साथ ऐसा नहीं है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप क्लास के डाटा मेंबर्स को स्टैटिक बनाते हैं तो फिर इस क्लास के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उन्हें डिक्लेयर करते हैं। उनकी डेफ़िनेशन जो है वो हमेशा आउटसाइड द क्लास करते हैं, या यूँ कह लें कि हम डिक्लेरेशन एंड डेफ़िनेशन इकट्ठी नहीं करते, ठीक है। सेपरेट डिक्लेरेशन एंड डेफ़िनेशन होती है। अच्छा, एक कॉन्स्ट कीवर्ड हम अक्सर देखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कॉन्स्ट का क्लासेस के साथ क्या ताल्लुक है और क्या इसका इफ़ेक्ट है, हम ज़रा इसको प्रोग्राम के साथ ही देखेंगे। हमने देखिए यहाँ पे एक क्लास बनाई, ए क्लास, ठीक है। उसके अंदर एक प्राइवेट डाटा मेंबर बनाया अल्फ़ा। पब्लिक के अंदर हमने नॉन फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने अल्फ़ा को रखा 99। फिर हमने एक कॉन फंक्शन बनाया जिसको हमने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया, कॉन्स्ट फंक्शन बनाया और एक उसको हमने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया और उसके अंदर हमने अल्फ़ा को रख दिया 99, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमें कमेंट्स क्या दे रहा है, ज़रा उसे देखें। नॉन कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन को अल्फ़ा नॉन कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन यानी ऐसा मेंबर फंक्शन जो कांस्टेंट नहीं है, उसके अंदर क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को चेंज करना या सेट करना ओके, ठीक है, नो एरर। लेकिन अगर आपके पास एक कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है तो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन आपके क्लास के डाटा मेंबर को मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, पहले हमने स्टैटिक डाटा की बात की। स्टैटिक डाटा हमारे पास ऐसा डाटा है जो हर ऑब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकता, बल्कि वो कॉमन चेंज होता है और सब कॉपी करते हैं। कॉन्स्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक। कॉन्स्ट का मतलब भी है नॉट चेंजेबल, बट नॉट चेंजेबल बाय whom
ओनली बाय कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस, यानी वो मेंबर फंक्शंस जिन्हें हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें वो क्लास के डाटा मेंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। जैसे कि डिस्टेंस क्लास की आप एग्जांपल लें, हमने उसी तरह प्राइवेट में उसके दो डाटा मेंबर्स बनाए, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि नॉन पैरामीटराइज है और नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, और वो फीट एंड इंचेस को ज़ीरो सेट करता है। दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने बनाया जो फीट एंड इंचेस को वैल्यू प्रोवाइड करता है, जो यूज़र देता है। देन गेट डिस्टेंस का फंक्शन आपको रिटर्न करवाता है। देन शो डिस्टेंस के फंक्शन को हमने कर दिया कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करके हमने इसके अंदर फीट एंड इंचेस को सी आउट करा दिया। फिर हमने एक ऐड डिस्टेंस का फंक्शन बनाया और उसके अंदर भी हमने उसको भी कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, शो डिस्टेंस के फंक्शन को कॉन्स्ट डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रीज़न इज़ दैट शो डिस्टेंस का फंक्शन अगर कांस्टेंट भी है तो वो आपके पास कोई भी डाटा मेंबर्स को चेंज नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ उन्हें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन ऐड डिस्टेंस के फंक्शन को देखते हैं क्या वहाँ पे हमारा काम चलेगा। वहाँ पे अगर आप फीट एंड इंचेस को चेंज करने की, ऐड करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास एरर आएंगे तो आपके पास ऐड नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पे डिस्टेंस 1 और 3 लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जो 0 0 सेट होंगे, फिर डिस्टेंस 2 बनाते हैं, फिर डिस्टेंस 1 में वैल्यू लेते हैं, डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 को ऐड करते हैं, तो अल्टीमेटली इसकी ज़रा आउटपुट देखें आप। आउटपुट में आपके पास क्या होगा जी। आउटपुट में आपके पास here show distance and add distance are both constant member functions. In add distance we show in the first commented statement feet is equal to 0, that a compiler error is generated if you attempt to modify any of the data in the object for which this constant फंक्शन वॉज कॉल्ड। ठीक है, देखें अब ये डिस्टेंस का फंक्शन, एड डिस्टेंस का फंक्शन कांस्टेंट है, इसलिए क्लास के डाटा मेंबर लाइक फीट को 0 अगर हम सेट करवाना चाहते हैं, या हम क्लास के डाटा मेंबर इंचेस को हम चेंज करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे ये एरर देगा जहाँ पे हम वैल्यू खुद से सेट करवाने की कोशिश करेंगे, मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। वो वाले स्टेटमेंट्स में ये एरर देगा, लेकिन जिन स्टेटमेंट्स में हम मॉडिफाई नहीं कर रहे, जस्ट ऐड कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो ये करने देगा। यानी कहने का मतलब है कांस्टेंट मेंबर फंक्शन क्लास का कांस्टेंट मेंबर फंक्शन क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, देन कांस्ट मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट्स की हम बात करते हैं। अगर हम हाँ जी, एक और चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस की, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एड डिस्टेंस का फंक्शन खुद कांस्टेंट नहीं था, बल्कि जिस डाटा मेंबर जिस ऑब्जेक्ट को वो एज अ पैरामीटर ले रहा है वो भी कांस्टेंट था। उससे क्या हमारे पास इफेक्ट आएगा, उससे हमारे पास ये इफेक्ट आएगा कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट हमने पास किया है, यानी ऑब्जेक्ट को हमने कांस्टेंट बना के पास किया है, तो हम अब इस ऑब्जेक्ट को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी इस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी जिसमें हम डिस्टेंस 2 के मेंबर फंक्शंस को मॉडिफाई कर रहे हों, बल्कि हम उन्हें एज इट इज़ सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। जैसे डी टू डॉट इंचेस हमने यूज़ किया, डी टू डॉट फीट हमने यूज़ किया, लेकिन हमने इसे मॉडिफाई नहीं किया। ठीक है, तो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन जो है वो क्लास के डाटा मेंबर्स को चेंज नहीं कर सकते, और अगर हम पैरामीटर्स को या आर्गुमेंट्स को बेसिकली हम कांस्टेंट बना दें, तो फिर उन आर्गुमेंट्स में भी फंक्शन जो है वो कांस्टेंट आर्गुमेंट्स में भी फंक्शन कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अच्छा, अगर हम हम कांस्टेंट बनाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ये देखें जी। हमने क्लास बनाई, उसके अंदर गेट डिस्टेंस, ऐड डिस्टेंस, शो डिस्टेंस, जो भी हमने दो फंक्शंस लगाए, गेट डिस्टेंस और शो डिस्टेंस, सिंपल रख रहे हैं हम इसको। अब अगर हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट रख देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए जी, हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डिस्टेंस फुटबॉल, कॉन्स्ट डिस्टेंस फुटबॉल हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा और हमने 300 उसको रखा। फिर हम फुटबॉल के साथ डॉट गेट डिस्टेंस का फंक्शन कॉल करते हैं। डॉट गेट डिस्टेंस का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो यूज़र से फुटबॉल यानी डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, उसकी वैल्यूज़ को, उसके डाटा मेंबर्स को मॉडिफाई करवाने में या उसमें सीन करने में हेल्प लेता है। लेकिन ये फंक्शन हम इसके साथ कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि फुटबॉल का ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट
किसी ऐसे मेंबर फंक्शन एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऐसा मेंबर फंक्शन आप कॉल नहीं कर सकते जो क्लास के जो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को चेंज करने की कोशिश करे। गेट डिस्टेंस का फंक्शन चूंकि चेंज करने की कोशिश करेगा इसलिए हम नहीं कॉल कर सकते, लेकिन फुटबॉल के साथ आप शो डिस्टेंस का कॉल कर सकते हैं क्योंकि शो डिस्टेंस का फंक्शन मॉडिफाई नहीं करता, सिर्फ वो डिस्प्ले करवा रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी क्लास के डाटा मेंबर को कांस्टेंट बना देते हैं तो फिर वो क्लास के प्राइवेट डाटा को चेंज नहीं कर सकता। अगर आप किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को यानी कांस्टेंट बना देते हैं, वो क्लास के डाटा मेंबर को मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर आप आर्गुमेंट को कांस्टेंट बना सकते हैं तो फंक्शन उस आर्गुमेंट के डाटा मेंबर को चेंज नहीं कर सकता। अगर आप ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट बना देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। एट द एंड हमारे पास एक समरी है इस पूरे चैप्टर की, उसे आपने देखना है। देन आप क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एंड देन एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बारी बारी अटेम्प्ट किया जाएगा और यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे अपना टॉपिक ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस।